हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेम इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यूनिट 1 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। एक फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कब कहेंगे? जब वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी तो उस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। वो कंडीशंस क्या हैं, इसको समझने के लिए पहले आपको एक एग्जांपल कंसीडर करना होगा। सपोज स्टूडेंट्स, आपके पास एक ब्लॉक है जिसका मास है m। ये है हमारा ब्लॉक m और इसको हमने इस इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर की तरफ मूव करवाना है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी, और ये इंक्लाइंड प्लेन जो है वो थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। तो हम इस ब्लॉक को, जिसका मास m है, a से लेके c तक दो रास्तों से पहुंचा सकते हैं। दो पाथ अवेलेबल हैं फॉर द ब्लॉक टू मूव फ्रॉम ए टू सी। पहला पाथ है फ्रॉम ए टू सी, ये वाला पाथ है हमारे पास, जिसको हम बोलेंगे पाथ नंबर 1। और दूसरा पाथ है हमारे पास कि पहले आप इस ब्लॉक को ए से बी ले जाइए, फिर इस ब्लॉक को आप बी से सी लेके जाइए। तो हमें देखना है कि दोनों पाथ में लगने वाला वर्क डन कितना होगा। आइए पहले उस पर नजर डालते हैं। अगर हम ब्लॉक ए को, ब्लॉक m जिसका मास m है, उसको हम a से c की तरफ मूव करवाते हैं अलोंग पाथ 1, तो कितना वर्क डन लगेगा आइए वो देखते हैं। इसका मास m है तो इसका जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg, और यही वेट यहाँ पर फोर्स की तरह काम करेगा। इस फोर्स mg में और डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट हमने इस डायरेक्शन में करवानी है। कितना एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है इनके बीच में? ये एंगल है 90 डिग्री का, आप देख सकते हैं ये एंगल 90 डिग्री का है। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, तो टोटल एंगल हो गया हमारे पास 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच में 90 प्लस थीटा एंगल जो है वो लग रहा है। तो आइए देखते हैं वर्क डन कितना होगा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारे पास एफ एस कॉस थीटा। एफ यहाँ पर हमारे पास है mg, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास s है, और एंगल जो हमारे पास है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो है 90 प्लस थीटा। तो थीटा की जगह आप 90 प्लस थीटा पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा वर्क डन इन मूविंग द ब्लॉक फ्रॉम ए टू सी अलोंग पाथ 1। कॉस 90 प्लस थीटा होता है हमारे पास माइनस साइन थीटा, तो पाथ 1 के अलोंग जो वर्क डन होगा फ्रॉम ए टू सी वो होगा माइनस mgs साइन थीटा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो पाथ 1 के अलोंग तो इतना वर्क डन निकल के आया है। तो सेकंड पाथ के अलोंग जो कि है ए बी से फिर बी सी की तरफ मूव करना है हमें, तो उसमें कितना वर्क डन लगेगा? तो हम लिखेंगे वर्क डन टू मूव फ्रॉम ए टू सी अलोंग पाथ 2। ये दो वर्क डन का सम होगा, एक होगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी एंड वर्क डन फ्रॉम बी टू सी। WAB प्लस WBC, इन दोनों वर्क डन को हमने अलग अलग कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, ब्लॉक हमारा यहां पर है और उसका वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इसकी इस तरफ है। तो यहां पर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है अलोंग AB। तो आप यहां पर लिखेंगे WAB कितना होगा, फोर्स mg मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी होगी, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री लगाकर AB की वैल्यू निकालें तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास S है, तो ये साइड जो है हमारे पास आ जाएगी S cos थीटा बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, और ये साइड आ जाएगी हमारे पास S sin थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट है हमारी S cos थीटा, और जो एंगल बन रहा है डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच में वो 90 डिग्री है, तो cos 90 भी आपको साथ में लिखना होगा। प्लस अब हमें ब्लॉक को यहां से यहां मूव करवाना है। सपोज ब्लॉक जो है वो यहां पर पहुंच गया है और ब्लॉक का वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो दोनों में जो एंगल है वो 180 डिग्री का है। और यहां पर कितना वर्क डन होगा हमारे पास WBC, वो होगा फोर्स जो कि है mg इंटू डिस्प्लेसमेंट जो कि है S sin थीटा।
इनटू में कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री का है, तो cos 180 डिग्री आ जाएगा। cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा -mgs sin थीटा। तो 0 में यहां से हटा देता हूं, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। तो वर्क डन इन मूविंग द ब्लॉक फ्रॉम ए टू सी अलोंग पाथ 2 मीन्स अलोंग दिस पाथ निकल के आया हमारे पास -mgs sin थीटा। पार्ट 1 के अलोंग भी हमारे पास वर्क डन -mgs sin थीटा निकल के आ रहा था, पार्ट 2 के अलोंग भी हमारे पास वर्क डन -mgs sin थीटा निकल के आ रहा है। मींस वर्क डन फ्रॉम ए टू सी अलोंग पाथ 1 इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू सी अलोंग पाथ 2, दोनों बराबर निकल के आ रहे हैं। तो ये जो फोर्स होगी हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स होगी। मींस एक फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कब कहेंगे, जब उस फोर्स के द्वारा किए जाने वाला वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम one point to another point in space does not depend upon the path followed by the particle and depends only and only on the initial and final position of the points। तो उस फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने देखा कि एक फोर्स को कंजर्वेटिव होने के लिए पहली कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी होगी। एक फोर्स को हम कंजर्वेटिव कब कहेंगे, जब उसके द्वारा किया जाने वाला वर्क डन टू मूव अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर वो पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल से इंडिपेंडेंट हो और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ द पॉइंट्स पर डिपेंड करता हो, तो उस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। दूसरी कंडीशन क्या होगी फॉर अ फोर्स टू बी कंजर्वेटिव, आइए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए हमने इस ब्लॉक को यहां से मूव करवाना स्टार्ट करना है। पहले हमने इसको A टू B लेके जाना है, फिर B टू C लेके जाना है, फिर C टू A लेके जाना है। तो मींस ब्लॉक को हमने एक क्लोज पाथ के अराउंड मूव करवाना है, जिसमें हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी A होगा और फाइनल पॉइंट भी A होगा। तो इस केस में कितना वर्क डन किया जाएगा, आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि अगर इस ब्लॉक को हम A टू B मूव करवाते हैं तो वर्क डन जो है वो 0 निकल के आ रहा था, क्योंकि फोर्स mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा था अलोंग AB, और BC के अलोंग ब्लॉक को मूव करवाने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ रहा था वो निकल के आया था -mgs sin थीटा। तो हमने ब्लॉक को A टू B, B टू C, C टू A मूव करवाना है। तो टोटल वर्क डन कितना होगा इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम A टू B, B टू C, C टू A। मींस एक क्लोज पाथ के अराउंड ब्लॉक को मूव करवाने के लिए, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट भी A होगा और एंडिंग पॉइंट भी A होगा, तो कितना वर्क डन होगा, वो 3 वर्क डन का सम होगा। वर्क डन फ्रॉम A टू B प्लस वर्क डन फ्रॉम B टू C एंड वर्क डन फ्रॉम C टू A। तो A टू B का वर्क डन हम निकाल चुके थे पिछले सेक्शन में 0, WBC हम निकाल चुके थे -mgs sin थीटा, WCA निकालना है हमें। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारा ब्लॉक यहाँ पर है और इसका वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा इस तरह से, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में होगी। तो अब हमें देखना है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है, मींस ये वाला एंगल कितना होगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये एंगल थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल थीटा है, ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा हमारे पास, और ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है पूरा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल हो गया हमारे पास 90 माइनस थीटा, मींस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स mg, डिस्प्लेसमेंट है हमारी फ्रॉम C टू A जो कि है S इंटू कॉज ऑफ एंगल बिटवीन mg एंड S जो कि है 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है हमारे पास साइन थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास -mgs साइन थीटा प्लस mgs साइन थीटा, बिकॉज cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो ये कट गया आपस में। तो हमारे पास जो वर्क डन आ गया इन मूविंग अ पार्टिकल इन अ क्लोज पाथ बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स दैट शुड बी 0, तभी हम उस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको कंजर्वेटिव फोर्स का आइडिया लग गया होगा। इसी बेस पर हम देखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो कंजर्वेटिव फोर्स को आप कैसे डिफाइन करके आएंगे, वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर।
तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो आप हेडिंग बनाएंगे कंजर्वेटिव फोर्स। अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय इट इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन स्पेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ दीज पॉइंट्स। तो एक फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कब कहेंगे? जब उसके द्वारा किए जाने वाला वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन स्पेस, वो डिपेंड नहीं करेगा पार्टिकल के द्वारा फॉलो किए गए एक्चुअल पाथ पर, और डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ दीज पॉइंट्स पर। उस केस में हम फोर्स को कहेंगे कि वो कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, वर्क डन अलोंग पाथ 1 जो है वो वर्क डन अलोंग पाथ 2 के बराबर निकल के आ रहा था। If the particle moves from point P to point Q under the action of a conservative force F vector, then for three alternative paths labeled as 1, 2, 3, the work done from P to Q is same। मान लीजिए हमारे पास एक पार्टिकल है जो पॉइंट P पर है, उसे हम पॉइंट Q पर भेजना चाहते हैं बाय कंजर्वेटिव फोर्स F वेक्टर। तो हम इस पार्टिकल को इस पाथ के अलोंग भी भेज सकते हैं, पाथ 2 के अलोंग भी भेज सकते हैं और पाथ 3 के अलोंग भी भेज सकते हैं। पर तीनों पाथ के अलोंग जो वर्क डन होगा इस कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, वो तीनों पाथ्स के लिए सेम रहेगा। और वो वर्क डन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप क्या लिखेंगे और कंजर्वेटिव फोर्स में आप और क्या ऐड करके आएंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि वर्क डन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। इस कॉस थीटा को हटाकर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। वर्क डन कैन बी डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मान लीजिए आप वर्क डन निकालना चाहते हैं बाय कंजर्वेटिव फोर्स एफ वेक्टर फॉर मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q अलोंग पाथ 1। तो आप कैसे निकालेंगे? आप पाथ 1 का छोटा सा एलिमेंट जो है वो कंसीडर करेंगे। मान लीजिए ये एलिमेंट है ds। तो आप ds का डॉट प्रोडक्ट करेंगे एफ वेक्टर के साथ, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे। पहले आप पार्टिकल को यहां से यहां मूव करवाने के लिए, तो वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो जाएगा हमारे पास f इंटू ds वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर। फिर आपको टोटल वर्क डन निकालना है फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q मीन्स अलोंग पाथ 1। तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा w, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन f वेक्टर डॉट ds वेक्टर फ्रॉम P टू Q, और ये आ गया हमारे पास अलोंग पाथ 1। तो इस तरह से आप पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3 के अलोंग इस प्रकार से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके वर्क डन निकाल सकते हैं। तो तीनों पाथ के लिए वर्क डन जो है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वो सेम होगा। तो वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q विल बी इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर P टू Q अलोंग पाथ 1 विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर P टू Q अलोंग पाथ 2 is equal to integration P to Q F vector dot ds vector along path 3। तो तीनों पाथ के लिए कंजर्वेटिव फोर्स के लिए के द्वारा किए जाने वाला वर्क डन जो है वो सेम होगा। तो अगर हमारे पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स कंसाइड किए, मीन्स अगर हम पार्टिकल को P पॉइंट से मूव करवाकर वापस P पॉइंट पे ले आते हैं, तो उस केस में हमारा जो वर्क डन होगा अराउंड अ क्लोज पाथ वो 0 होगा। हमने पिछले एग्जांपल्स में शो किया था, जो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था। वैसे भी अगर हमारे इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स अगर सेम हो गए, मीन्स Q की जगह P आ गया, और इंटीग्रेशन की अगर लिमिट सेम हो गई, तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है, उस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। तो आप लाइन लिखेंगे यहाँ पर, फॉर अ क्लोज पाथ द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स कंसाइड एंड हेंस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अराउंड सच अ क्लोज पाथ विल बी 0। क्लोज पाथ के लिए इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट जो है वो कंसाइड करेंगे, जिसके कारण कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किए जाने वाला वर्क डन अराउंड अ क्लोज पाथ वो 0 हो जाएगा। इसको आप कैसे शो करेंगे? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एफ वेक्टर, that is f vector dot ds vector around a closed path will be equal to 0. This is very important property for a force to be conservative। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गई कंजर्वेटिव फोर्स की बात। इसके बाद हम देखेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे पहले आप इसके एग्जांपल्स भी लिख लीजिए।
एग्जाम्पल्स में आपके आ जाएंगे कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल्स हैं इसके ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड एग्जाम्पल आपका हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, थर्ड एग्जाम्पल हो जाएगा इसका मैग्नेटिक फोर्स, और फोर्थ एग्जाम्पल हो जाएगा इसका इलास्टिक फोर्स। तो ये कुछ कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होगी जो कि कंजर्वेटिव नहीं होगी, मींस किसी भी फोर्स को कंजर्वेटिव होने के लिए जो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती हैं, अगर फोर्स वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो उसे हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स। आइए देखते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स कैसे एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक टेबल है और हमारे पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक जिसका मास m है, उसको हम पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ मूव करवाना चाहते हैं। तो जब हम इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसको हम स्मॉल f से डिनोट करेंगे, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। तो इस केस में जो वर्क डन होगा इन मूविंग द ब्लॉक फ्रॉम A टू B वो होगा हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है F और डिस्प्लेसमेंट है S। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, तो यहाँ पर साइन जो है वो माइनस का आ जाएगा। तो A से लेके B तक मूव करवाने के लिए हमें इतना वर्क डन करना पड़ा। तो मान लीजिए ये पाथ 1 था, मान लीजिए हम इस ब्लॉक को किसी दूसरे पाथ के अलोंग A से B की तरफ लेके आते हैं। पहले हम ब्लॉक को A से C मूव करवाते हैं, फिर C टू D मूव करवाते हैं, फिर D टू B मूव करवाते हैं। तो इस केस में कितना वर्क डन होगा आइए उस पर नज़र डालते हैं। WAB पाथ 2, तो इस केस में कितना वर्क डन होगा आपके पास, ये था पाथ 1 के अलोंग, वो होगा हमारे पास वर्क डन फ्रॉम A टू C प्लस वर्क डन फ्रॉम C टू D प्लस वर्क डन फ्रॉम D टू B। तो आइए देखते हैं कितना होगा हमारे पास वर्क डन। जब हम ब्लॉक को इधर मूव करवाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लगेगी, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच में अगेन ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगे तो माइनस FS हो जाएगा प्लस। अब मान लीजिए ब्लॉक यहाँ पर आ गया है, C पॉइंट पर आ गया, तो हम इसको इधर मूव करवाएंगे, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगी, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। ये हमारे पास मान लीजिए एक स्क्वायर है जिसमें सभी साइड्स की लेंथ बराबर है और वो है S। तो इस केस में भी जो वर्क डन होगा वो होगा हमारे पास माइनस FS, और इस केस में ये S है, ब्लॉक यहाँ पर है, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ एक्ट करेगी। अगर हम ब्लॉक को इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इस केस में भी जो वर्क डन होगा वो होगा माइनस FS। तो इस केस में जो वर्क डन आया वो माइनस 3FS निकल के आया है। तो इस केस में वर्क डन along path 1 is not equal to work done along path 2 हो गया है। तो यहां पर इस फोर्स को हम बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि जो वर्क डन निकल के आ रहा है हमारे पास वो डिपेंड कर रहा है एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल की। पार्टिकल ने पाथ 1 फॉलो किया है तो वर्क डन कुछ और है, पार्टिकल ने अगर पाथ 2 फॉलो किया है तो वर्क डन जो है वो कुछ और निकल के आ रहा है। तो ऐसी फोर्स को हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे कि हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स होती है। तो हम देखते हैं कि अगर हम पार्टिकल को वापस से इनिशियल पॉइंट पर वापस ले आते हैं तो कितना वर्क डन होगा। मान लीजिए A से शुरू किया और वापस से उसको घुमा के वापस A पे ले आए तो कितना वर्क डन होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्क डन हम निकाल चुके हैं जो कि निकल के आया माइनस 3FS, और B से लेके A तक कितना वर्क डन होगा। मान लीजिए ब्लॉक यहाँ पर पहुंच गया और हम इधर मूव करवाना चाहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो इस केस में हमारे पास जो वर्क डन होगा वो अगेन होगा माइनस FS। तो ये आ गया हमारे पास माइनस 4FS। तो अगर हमारे पास फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हुई तो वर्क डन अराउंड अ क्लोज पाथ बाय दिस फोर्स विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को आप कैसे डिफाइन करके आएंगे। ये सब कुछ आपको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को समझाने के लिए किया गया था, ये आपको एग्जाम में कुछ नहीं करना। आइए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स।
तो आइए स्टूडेंट देखते हैं डेफिनेशन ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो आप हेडिंग बनाएंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय इट इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। एक फोर्स को हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कब कहेंगे? जब उसके द्वारा किए जाने वाला वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इस बात पे डिपेंड करेगा कि पार्टिकल ने पाथ कौन सा फॉलो किया है। डिफरेंट पाथ के अलोंग जो वर्क डन होगा बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो डिफरेंट निकल के आएगा। The work done by a non-conservative force on the particle that moves around a closed path is non-zero। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किए जाने वाला वर्क डन अगर एक पार्टिकल को क्लोज पाथ में मूव करवाना है वो कभी भी जीरो निकल के नहीं आएगा, उसकी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू निकल के आएगी, मींस वो नॉन जीरो निकल के आएगा। आइए बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के। अभी हमने एग्जांपल देखा था फ्रिक्शनल फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और लाइक दीज अदर डिसिपेटिव फोर्सेस जैसे कि विस्कस फोर्स जो है वो भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का ही एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट 1 के साथ। टिल देन टेक केयर।